नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रीट परीक्षा में राजस्थान ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। आज उसी क्रम के अंदर दूसरा टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस क्लास का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो सके। आइए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों, हम जानते हैं कि राजस्थान को कई भूगोलवेताओं ने अपने अपने आधार पर किसी ने 4 भागों में, किसी ने 5 भागों में भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया, लेकिन अंतिम जो पूर्ण वर्गीकरण था उसके आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। उसी क्रम के अंदर पहला भाग राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। निम्नलिखित में से उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति किस काल में हुई? आसान भाषा में समझें कि जब मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय भौगोलिक दृष्टि से कौन सा काल चल रहा था? ए सेनोजोइक काल, बी क्रेटेशियस काल, सी इयोसीन काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति के समय सेनोजोइक काल चल रहा था, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का सर्वप्रथम भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किसने किया था? दोस्तों, हम जानते हैं कि राजस्थान को अनेक भूगोलवेताओं ने अपने अपने आधारों के आधार पर, अपने अपने मतों के आधार पर कई भागों में, किसी ने 3 भागों में, किसी ने 7 भागों में तो विभाजित किया है। लेकिन हमें बताना है कि सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक विभाजन करने वाले कौन से भूगोलवेता थे? ऑप्शन ए प्रोफेसर वीसी मिश्रा, बी प्रोफेसर एसके सेन, सी प्रोफेसर ए के तिवारी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने ही राजस्थान को सबसे पहले भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किया था। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एसके सेन ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? दोस्तों, एसके सेन एक भूगोलवेता है, उसने भी राजस्थान का भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किया। हमें बताना है कि उन्होंने कितने भागों में राजस्थान को बांटा। ए 3 भागों में, बी 4 भागों में, सी 5 भागों में, डी उपरोक्त सभी सही है। तो दोस्तों, इनमें से सही ऑप्शन 3 भागों में। तो एसके सेन ने राजस्थान को 3 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। प्रश्न नंबर 4 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से प्रोफेसर ए के तिवारी और डॉक्टर एच एन सक्सेना ने राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन का सही क्रम बताना है कि दोनों ने मिलकर, हम जानते हैं कि राजस्थान को 4 भागों में डिवाइड किया था। हमें इसमें बताना है कि कौन सा क्रम सही है। ए उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। बी ऑप्शन की बात करते हैं। उत्तर मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य अरावली पर्वतमाला, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, सी ऑप्शन दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या उत्तरी अरावली पर्वतमाला, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन ए होगा, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद बीच वाला भाग मध्य अरावली, जो पूर्व का हिस्सा था उसको पूर्वी मैदानी प्रदेश, और दक्षिण और पूर्व में स्थित पठारी क्षेत्र को उन्होंने दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का नाम दिया। तो ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 5 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से प्रोफेसर ए के तिवारी और डॉक्टर एच एन सक्सेना ने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन का किन आधार पर किया था? हम जानते हैं कि प्रोफेसर ए के तिवारी, हमने पिछले प्रश्न में देखा कि डॉक्टर ए के तिवारी और एच एन सक्सेना ने राजस्थान को 4 भौगोलिक विभागों में विभाजित किया। उन्होंने किस आधार पर किया, हमें वो बताना है। ऑप्शन ए धरातल के आधार पर, ऑप्शन बी जलवायु के आधार पर, ऑप्शन सी नदी बेसिन के आधार पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के आधार पर। तो दोस्तों, डॉक्टर एच एन सक्सेना और ए के तिवारी ने राजस्थान का जो भौगोलिक भागों में विभाजन किया है उसमें जो आधार माना है धरातल, जलवायु और नदी बेसिन, तीनों को आधार बनाकर राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी के आधार पर। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी। हमें बताना है कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति किससे हुई थी या किसका भाग है। ए अगारालैंड, बी गोंडवानालैंड, सी तैतीस सागर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तैतीस सागर का भाग है। सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं।
निम्नलिखित में से उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका भाग है? ए प्रायद्वीपीय पठार का, बी उत्तर के विशाल मैदान का, सी द्वीप समूह का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि निम्नलिखित में से जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भारत के भौतिक प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान का ही एक हिस्सा है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल किस प्रकार का है? इसका ढाल बताना है कि जो इसका ढाल है वो कौन से दिशा से लेकर कौन सी दिशा में। ए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, बी उत्तर पूर्व से पश्चिम पूर्व, सी दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। हम आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए जहां 40% जनसंख्या निवास करती है, बी यहाँ शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, सी यहाँ की प्रमुख नदियां लूनी व घग्गर है, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है, ये भी सही है। जलवायु की बात करें शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु मिलती है। सी की बात करें तो यहाँ लूनी और घग्गर दोनों नदियां हैं। इसमें सारे ऑप्शन सही है, इसकी हमारा आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। लिखित में से सुमेलित नहीं है, इसमें 4 ऑप्शन दिए, कथन उनका सही बताना इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन ए इंसलबर्ग पर्वतीय क्षेत्र में स्थित झील, बी लिटिल रन कच्छ की खाड़ी का मैदान, सी गिरिपथ पर्वत के नीचे स्थित रतीला स्थान, डी बजादा मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित पर्वतीय जल समाप्ति का स्थान। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन जो नहीं है वो इंसलबर्ग पर्वतीय क्षेत्र में स्थित झील नहीं होती हैं। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में एक मिट्टी की बनी एक चट्टान के समान आकृति होती है जिसको इंसलबर्ग कहते हैं, इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत है इसमें से। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से शब्र काफिज बालू का स्तूप की विशेषता नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा बालू का स्तूप है जिनकी ये शब्र काफिज बालू का स्तूप की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए ये छोटी छोटी झाड़ियों व घास के झुंडों के पास अक्सर पाए जाते हैं। ऑप्शन बी ये बड़े बड़े पेड़ों के झुंडों के पास विकसित होते हैं। ऑप्शन सी ये किसी अवरोध के सहारे विकसित होते हैं, या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें यदि हम शब्रा काफिज बालू का स्तूप की बात करें तो ऑप्शन ए भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये झाड़ी और घास के झुंडों के पास अक्सर मिलते हैं। ऑप्शन बी की बात करें तो ये बड़े बड़े पेड़ों के झुंडों के पास ही विकसित होते हैं। सी ऑप्शन की बात करें तो ये किसी अवरोध के सहारे विकसित होते हैं। डी उपयुक्त सभी, इसका मतलब सारी विशेषताएं सही है, इसका हमारा सही ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 12 पर चर्चा करते हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले बालू का स्तूप की महिलाओं के हेयर पिन जैसे हैं। ऐसा कौन सा बालू का स्तूप है जिसकी आकृति महिलाओं के हेयर पिन जैसी होती है? ऑप्शन ए बरखान, बी पैरो बालू का स्तूप, सी तारा बालू का स्तूप, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों महिलाओं के हेयर पिन जैसी जो बालू का स्तूपों की आकृति वाले उसको पैरोबोलिका स्तूप के नाम से जाना जाता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 13 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से लघु मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमें बताना है कि इनमें से लघु मरुस्थल किस क्षेत्र को कहा जाता है? ए सहारा को, बी कच्छ से बीकानेर का क्षेत्र, सी बीकानेर से जैसलमेर का क्षेत्र, या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कच्छ से बीकानेर के क्षेत्र को लघु मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाला सांप है। इनमें बताना है कि इनमें से जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सा सर्प पाया जाता है? ए पीवना, बी कोबरा, सी काला सर्प, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पीवना सांप पाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से रेगिस्तान मार्च कहलाता है। रेगिस्तान मार्च का मतलब हमें बताना है कि क्या होता है? ऑप्शन ए मरुस्थल का धीरे धीरे आगे बढ़ना, ऑप्शन बी मरुस्थल का एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना, ऑप्शन सी मरुस्थल का अचानक आगे बढ़ना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों रेगिस्तान मार्च का मतलब मरुस्थल का धीरे धीरे आगे बढ़ना रेगिस्तान मार्च कहलाता है, ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 17 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से रेगिस्तान मार्च की घटना होती है। रेगिस्तान जो मरुस्थल धीरे धीरे आगे बढ़ता है
ये जो घटना होती है वे कौन से माह की होती हैं? ए मार्च से जुलाई, बी जुलाई से अगस्त, सी केवल मार्च में, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों जो रेगिस्तान धीरे धीरे आगे बढ़ता है ये मार्च से जुलाई तक जुड़ता है, क्योंकि इसमें हवाएं चलती हैं और गर्मी की ऋतु होती है, आंधी तूफान आते हैं, इसलिए जो रेत के टिब्बे होते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा ए, मार्च से जुलाई। प्रश्न नंबर 18 की चर्चा करते हैं। रेग क्या है? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, रेग क्या है? ऑप्शन ए रेत और पथरीला मिश्रित मरुस्थल, बी रेत और पानी का मिश्र मरुस्थल, सी रेत और वनस्पति का मिश्र मरुस्थल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों रेग की यदि बात करें, रेग रेत और पथरीला दोनों का जब मिश्रण रूप से मरुस्थल में पाया जाता है तो इस स्थिति को रेग मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19 की चर्चा करते हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों को शामिल किया गया है? हमें बताना है कि राजस्थान के अंदर जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग आता है उनमें से कौन कौन से जिले आते हैं? ऑप्शन ए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बी जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सी चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हम जानते हैं ये सारे के सारे जिले ही उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 20 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से मरुस्थल का प्रवेश द्वार राजस्थान के किस जिलों को कहते हैं? दोस्तों ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा जो जिला है जिसको राजस्थान मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए जयपुर को, ऑप्शन बी भीलवाड़ा को, सी जोधपुर को, डी सीकर को। दोस्तों जोधपुर जिले को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है राजस्थान के अंदर। प्रश्न नंबर 21 की चर्चा करते हैं। निम्न में से उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के विस्तार से संबंधित सत्य कथन है। हमें बताना है कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के विस्तार से सही कथन कौन सा है? इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण में 640 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई पश्चिम से पूर्व में लगभग 300 किलोमीटर है, इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 6 से 36 मीटर है। तो दोस्तों हमें बताना है कि इसमें सही कथन कौन सा है। यदि हम इसकी लंबाई की बात करें उत्तर से दक्षिण 640 किलोमीटर है, ये भी सही ऑप्शन है। बी की बात करें चौड़ाई पश्चिम से पूर्व 300 किलोमीटर है। सी की बात करें तो 6 से 36 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो डी और प्रोक्तक सभी इसके सारे आंसर सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के किसका भाग नहीं है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं, इनमें 4 ऑप्शन बताना है। रतेला शुष्क मैदान, बी नागौरी उच्च भूमि, सी घग्गर का मैदान, डी चंबल बैसिन। दोस्तों इसमें रतेला शुष्क मैदान सही है, नागौरी उच्च भूमि और घग्गर का मैदान ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का ही एक हिस्सा है। चंबल बैसिन उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है, इसलिए डी ऑप्शन गलत होगा। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप से संबंधित कथन नहीं है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप से संबंधित कथन जो सही नहीं है उनमें बताना है। ऑप्शन ए यह बालू का स्तूप हवा की समकोण दिशा में बनते हैं, इनका विस्तार हनुमानगढ़ के रावतसर, गंगानगर के सूरतगढ़ में पाया जाता है। ये चूरू, झुंझुनू जिले में पाए जाते हैं। इनका विस्तार मुख्यतः जोधपुर में पाया जाता है। दोस्तों यदि हम अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात करें तो ये बालू का स्तूप जो हवा के समकोण दिशा में बनते हैं उसको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी की बात करें तो ये हनुमानगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। चूरू, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी पाए जाते हैं और ये जोधपुर के अंदर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। इसमें हमारा राइट आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सौर महोदय ने रेखीय बालू का स्तूप के कौन से 3 प्रकार बताए हैं? एक सौर महोदय भूगोलवेत्ता हुए, उन्होंने पवन जो रेखीय बालू का स्तूप है उनको 3 भागों में बांटा है। उसके कौन कौन से प्रकार हमें बताने हैं? सी बालू का स्तूप, बी वनस्पति युक्त बालू का स्तूप, सी पवन अभिमुखी रेखीय बालू का स्तूप। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, डी आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। निम्न में से अवरोधी बालू का स्तूप का जमाव पाया जाता है? बुड्ढा पुष्कर, नाग पहाड़ में, किचनू, सी ऑप्शन जौवनर, सीकर की पहाड़ियों में, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अवरोधी बालू का स्वरूप जो किसी अवरोध के सहारे बनते हैं, इनका जो विस्तार है वो बुड्ढा पुष्कर में पाया जाता है, किचनू में भी पाया जाता है, जौवनर, सीकर की पहाड़ियों में भी पाया जाता है। इसलिए इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 26 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से थार का घड़ा
के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए मंदनगाम पोखरण बीकानेर, ऑप्शन बी चंदनगाम सम तहसील जैसलमेर, ऑप्शन सी श्रीगंगानगर रायगढ़ तहसील, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों थार का घड़ा ये चंदनगाम सम तहसील जैसलमेर के अंदर पाया जाता है, या मीठा पानी मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 27 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय मानसून से होने वाली शीतकालीन वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? जो पश्चिमी विक्षोभों से, प्रश्न पिछली बार रीट में पूछा जा चुका है कि जो पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागर से मानसून आता है उसमें जो शीतकाल के अंदर वर्षा होती है उस वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? ए मानसूनी वर्षा, बी मावट वर्षा, सी दक्षिण पश्चिम चक्रवाती वर्षा, डी उत्तर पूर्वी चक्रवाती। तो इसमें सही ऑप्शन होगा दोस्तों मावट वर्षा के नाम से जाना जाता है, मावट कहा जाता है उसको। 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ये बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जिसमें जितने प्रकार के बालू का स्तूप राजस्थान में मिलते हैं वो सभी प्रकार के पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन जोधपुर ही है, राजस्थान का एकमात्र जिला यहाँ पे सभी प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। लाठी सिरिजी क्षेत्र का विस्तार निम्न में से कहाँ पाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा जा चुका है ये भी। ऑप्शन ए जैसलमेर से मोहनगढ़ पोखरण तक इसका विस्तार पाया जाता है, जैसलमेर के समगाम से बीकानेर तक, ऑप्शन सी जैसलमेर से बाड़मेर, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि लाठी सिरिजी क्षेत्र का विस्तार जैसलमेर में मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक पाया जाता है। प्रश्न नंबर 30 की चर्चा करते हैं। लाठी सिरिजी क्षेत्र का पता कौन से वैज्ञानिकों ने लगाया था? उनमें से एक है, हमें बताना है कि जो लाठी सिरिजी क्षेत्र है जो जैसलमेर के एरिया के आसपास पाया जाता है, उनका जो पता था इसकी खोज किसने की थी? नासा अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने, बी काजरी के वैज्ञानिकों ने, सी भू सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिकों ने, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों काजरी के वैज्ञानिकों ने लाठी सिरिजी क्षेत्र की खोज की थी। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। लाठी सिरिजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो लाठी सिरिजी क्षेत्र इनमें से बताना कि कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। यह एक भूगर्भीय जल की एक जलधारा है, बी यह भूगर्भीय खनिज पट्टी है, यह सेवन घास की पट्टी है, डी उपरोक्त सभी। इसकी बात हम करते हैं। इनमें से यदि हम बात करें तो दोस्तों इनमें से सारे के सारे ऑप्शन सही होंगे, तो डी आंसर हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सेवन घास के मैदान किस पक्षी के प्रजनन स्थली के नाम से जाना जाता है? जो सेवन घास का मैदान है ये किस, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका प्रजनन स्थल है ये? ऑप्शन ए गोडावन, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी चिंकारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सेवन घास के मैदान जो लाठी सिरिजी का क्षेत्र कहलाता है वो गोडावन का प्रजनन स्थली के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 33 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से रेगिस्तान टेथिस सागर का अवशेष होने का निम्न में से कौन सा प्रमाण है? दोस्तों हम जानते हैं कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये टेथिस सागर का विशेष है। इनमें से हमें बताना है कि इसके क्या प्रमाण है। ऑप्शन ए खारे पानी की झीलों का होना, ऑप्शन बी खनिज तेल की प्राप्ति का होना, ऑप्शन सी बाड़मेर में जलीय जीवों के विशेष, और डी उपरोक्त में से सही नहीं। दोस्तों हम जानते हैं आज भी इस क्षेत्र के अंदर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, तो इसलिए ये टेथिस सागर के विशेष का प्रमाण हमें देती हैं, जिससे और ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा वृक्ष लगाया जाता है? ये मरुस्थलीकरण जो बढ़ रहा है इसके प्रसार को रोकने के लिए राजस्थान सरकार की द्वारा एक वृक्ष लगाने की जागरूकता अभियान चलाया गया। वो कौन सा वृक्ष था? ए सुबुल, बी शहतूत, सी रतनजोत, डी हुहोबा। तो इसमें रतनजोत का जो पौधा है ये बढ़ते हुए मरुस्थलीकरण को रोकने के, प्रसार को रोकने के लिए लगाया जाता है, तो सही आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। निम्न में से काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ गलत टाइप हुआ है, काजरी है। निम्न में से काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी पाली, डी जयपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर जोधपुर होगा, ये गलत है आंसर यहाँ पे टाइप हुआ।
प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। आफरी का मुख्यालय जोधपुर में है, इसकी स्थापना कब हुई? आफरी भी एक संस्था है, उसका मुख्यालय जोधपुर में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970, 1965, 1999 या 1963? दोस्तों इसकी स्थापना 1965 के अंदर हुई थी। प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर रेगिस्तान फैला हुआ है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण, कई परीक्षा में पूछा जा चुका है कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो विस्तार है राजस्थान की कितने प्रतिशत भाग पर है? ऑप्शन ए 61.11%, ऑप्शन बी 60.11%, ऑप्शन सी 55.11%, डी 44.11%। तो इसमें सही आंसर 61.11% भाग पर राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग पर फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। शुष्क मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल से अलग करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? दोस्तों शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, इनको आपस में से अलग करती हैं दोनों को। ऐसी कौन सी समवर्षा रेखा है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा या 70 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा? तो दोस्तों 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल को आपस में अलग करती है। प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान बांगर का हिस्सा नहीं है। राजस्थान बांगर का हिस्सा बताना, इनमें से कौन सा नहीं है? ए लूणी बैसिन, बी घग्गर का मैदान, सी नागौरी उच्चभूमि, डी चंबल बैसिन। तो दोस्तों लूणी बैसिन, घग्गर का मैदान और नागौरी भूमि ये सारे के सारे राजस्थान बांगर का ही एक भाग है, लेकिन चंबल बैसिन इसका भाग नहीं। चंबल बैसिन हम जानते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है इसमें। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से घग्गर के मैदान का विस्तार पाया जाता है। पिछली 2018 की रीट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि घग्गर के मैदान का विस्तार राजस्थान के कौन से जिलों में पाया जाता है? ऑप्शन ए श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, ऑप्शन बी श्रीगंगानगर बीकानेर में, ऑप्शन सी हनुमानगढ़ बीकानेर में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका विस्तार श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। फ्लोरिस पट्टी का विस्तार निम्नलिखित में से पाया जाता है। फ्लोरिस जो पट्टी है उसका विस्तार निम्नलिखित में से कहां तक पाया जाता है? हमें वो बताना है। ऑप्शन ए मेड़ता नागौर से पुष्कर अजमेर तक, बी मेड़ता नागौर से जैसलमेर तक, ऑप्शन सी पुष्कर से राजसमंद तक अजमेर तक, या इनमें से सारे सही हैं। तो दोस्तों फ्लोरिस पट्टी मेड़ता नागौर से पुष्कर अजमेर तक इसका विस्तार पाया जाता है। प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। नागौरी उच्च भूमि का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए नागौर और जोधपुर के मध्य, ऑप्शन बी नागौर में 300 से 500 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र, ऑप्शन सी बनास बेसिन 300 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र, या डी उपरोक्त सभी। दोस्तों नागौर के अंदर जो समुद्र तल से 300 से 500 मीटर ऊंचाई वाला क्षेत्र है उसको नागौरी उच्च भूमि का नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान बांगर का ही एक भाग है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। नागौरी उच्च भूमि में निम्न में से नमक किस पत्ती से तैयार किया जाता है? बताना कि जो नागौर के अंदर जो नमक तैयार होता है वो किस पत्ती से होता है? ए केशाकर्षण पत्ती से, बी गालोंदरिया, सी लवणीय पत्ती से, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वहां केशाकर्षण पत्ती से नमक तैयार किया जाता है, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन ए लूनी बैसिन, ऑप्शन बी शेखावटी क्षेत्र, सी घग्गर का क्षेत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों शेखावटी क्षेत्र को आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि शेखावटी क्षेत्र के अंदर एक इसके धरातल के नीचे एक चूने की परत पाई जाती है, इसलिए जो नदियां हैं धरातल के ऊपर नहीं बल्कि आंतरिक भाग में चलती हैं, इसलिए इसको आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 45 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, हमें बताना है इनमें से एक सही नहीं है। खादर उपजाऊ भूमि को कहा जाता है, बांगर बंजर भूमि को, सी वांगड़ शेखावटी व नागौर का संयुक्त क्षेत्र, झारखंड बालू का स्तूप। तो दोस्तों इसमें खादर उपजाऊ भूमि को, ये सही है कि उपजाऊ भूमि को खादर कहा जाता है, बंजर भूमि को बांगर कहा जाता है, और शेखावटी और जो नागौर का संयुक्त क्षेत्र है इसको वांगड़ के नाम से जाना जाता है। डी झारखंड बालू का स्तूप ये नहीं है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। निम्न में से रोही क्या है? ये कई बार ये भी पूछा जा चुका कि रोही क्या चीज है। ऑप्शन ए उपजाऊ हरी घास की पट्टी, ऑप्शन बी खनिज पट्टी, ऑप्शन सी जल पट्टी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों रोही अरावली के ऊपर से नीचे हुए उतरती एक समांतर हरी घास की उपजाऊ पट्टी है जिसको रोही के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? जो शेखावटी क्षेत्र के अंदर हम जानते हैं कि कई प्रकार के घास के मैदान हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में? ए बीड, सी नीड, सी सेवन, डी पंपाज। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन होगा ए बीड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं। फ्लोरिस युक्त पानी में निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों हम जानते हैं कि नागौर के अंदर जो झीलें पाई जाती हैं उनमें फ्लोरिस युक्त तत्व की कमी पाई जाती है, जिसके कारण से कौन सा जो रोग है हो जाता है? प्रश्न नंबर 1, हड्डियों का टेढ़ापन, गले में सूजन, दांतों के रोग, या ए या सी दोनों। दोस्तों फ्लोरिस युक्त पानी पीने से हड्डियों के अंदर टेढ़ापन आ जाता है और साथ ही साथ में इसमें दांतों के रोग हो जाते हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं। राजस्थान में फ्लोराइड समस्या वाला जिला कौन सा है? कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी चूरू। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो फ्लोराइड की समस्या है ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाती है। मकराना गांव है जहाँ पे फ्लोराइड जो वहां झीलें पाई जाती है वहां पे ये फ्लोराइड की समस्या पाई जाती है, जिसके कारण वहां पे कई प्रकार के रोग फैले हुए हैं। हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, तो इससे कई प्रकार के रोग आ जाते हैं। तो फ्लोराइड की समस्या वाला जिला राजस्थान में नागौर वाला जिला है। प्रश्न नंबर 50 और आज का अंतिम प्रश्न, लूनी बैसिन प्रदेश स्थित है। लूनी बैसिन प्रदेश का विस्तार बताना है हमें, जो राजस्थान के उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय का एक भाग है। ऑप्शन ए 25 से 5 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य का क्षेत्र, ऑप्शन बी 30 से 5 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य क्षेत्र, सी 35 से 5 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य क्षेत्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों लूनी बैसिन प्रदेश हम जानते हैं 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा से लेकर 5 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के बीच का क्षेत्र, उसको लूनी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये थे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद।